वेलकम टू टेट वाला। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा फॉर्मिक एसिड और चौथा आपके पास मैलिक एसिड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें स्याही के दाग को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पहला आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पाया कहाँ पे जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा आपके पास जो दिया, चलिए ठीक है, ये तो जो मेन आपका ऑप्शन सही है उसके बारे में हमने जान लिया कि ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। अब ये भी हम देख लेते हैं एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। एसिटिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। ओके, चलिए आगे हम फॉर्मिक एसिड की बात कर लें। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चींटी में पाया जाता है। ठीक है, चींटी में पाया जाता है। और चींटी कौन सी होनी चाहिए? लाल चींटी होनी चाहिए। ठीक है, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और मैलिक एसिड की अगर हम बात करें तो मैलिक एसिड जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में मैलिक एसिड पाया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो मिलता जुलता है उसी पहले क्वेश्चन से। तो चींटी के डंक में पूछ रहा है कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है एस्कॉर्बिक एसिड है, दूसरा है टार्टिक एसिड है, तीसरा आपके पास लैक्टिक एसिड, चौथा आपके पास फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल आपको पता है कहाँ पे पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है, ये अभी हमने बताया था। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। अगर हम टार्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो टार्टिक एसिड जो है वो कहाँ पाया जाता है? टार्टिक एसिड पाया जाता है इमली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये मौसम्बी में पाया जाता है और तुम्हारा किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी हमने जान लिया। चलिए अब हम आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, कार्बन का वह स्थायी अपरूप जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन का वह स्थायी अपरूप जिसे हाल ही में खोजा गया है, यानी कि जल्दी में खोजा गया है। तो पहली बात तो हम कार्बन के और भी अपरूप जानते हैं, हमें मालूम है कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं। कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट होता है, डायमंड, ये क्या है? कार्बन के दोनों ही अपरूप होते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो जल्दी में खोजा गया है एक कार्बन का अपरूप, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कार्बन 16 है, दूसरा कार्बन 60 है, तीसरा आपके पास कार्बन 20 है और चौथा आपके पास कार्बन 56 है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि कार्बन 60। कार्बन 60 जो है ये जो है हाल ही में खोजा गया कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, चलिए ठीक है, कार्बन 60 को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है बकमिंस्टर कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बकमिंस्टर, बकमिंस्टर कार्बन के भी नाम से जाना जाता है। एक और इसका नाम है, इसका क्या नाम है? दूसरा नाम बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम है इसका। क्या नाम है? बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम है इसका। अब इसके सेप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सेप कैसा होता है? देखिए इसका सेप जो है फुटबॉल के जैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं केज लाइक फ्यूज्ड रिंग बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? केज लाइक फ्यूज रिंग, लुक लाइक अ सॉसर, लुक लाइक अ सॉसर, लुक लाइक अ सॉसर, लुक लाइक अ सॉसर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं हम, और इसको किसने मतलब खोजा, इसको किसने बनाया, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर जो होता है इसका ये कुछ इस तरह से, जैसे जिस तरह से फुटबॉल की आपकी बॉल होती है, फुटबॉल फुटबॉल जो होती है आपके पास, ठीक है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि चलिए हम हेक्सागोन और पेंटागोन जो है इस वाले स्ट्रक्चर से बताते हैं तो ज़्यादा आपको बेहतर में समझ आएगा। तो देखो फुटबॉल की जिस तरह से बॉल होती है सेम वैसे ही ये भी क्या है आपकी बॉल होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक ये हमने स्ट्रक्चर आपको बता रखा है, एक ये स्ट्रक्चर है आपके पास, एक ये स्ट्रक्चर है, तीन स्ट्रक्चर हमने इसके दे रखे हैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए दो प्रकार की रिंग पाई जाती है, एक तो ये हेक्सागोन रिंग पाई जाती है और एक तुम्हारी पेंटागोन रिंग पाई जाती है। ठीक है, हेक्सागोन जो रिंग होती है ये इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, और पेंटागोन जो रिंग होती है इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, 12 होती है इसकी और इसकी कितनी होती है? 20 होती है। अब देखिए इसके इसके हम साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट का नाम था क्रोटो, दूसरे का नाम था इस्माइले और तीसरे साइंटिस्ट थे कर्ल। क्या नाम था? कर्ल। इनको जो है 1919
1996 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसके लिए। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए इसका अगर हम यूज़ की अगर बात करें, यूजेज की अगर हम बात कर लें, तो इसका यूज़ जो है एचआईवी इन्फेक्शन में किया जाता है। कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है? एचआईवी इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा तो इसको हम एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में भी जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में जानते हैं। तीसरा इसका यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से भी हम इसको जानते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास अम्लीय है, दूसरा क्षारीय है, तीसरा आपके पास उदासीन दिया गया है, चौथा जो है वो उभयधर्मी है, ठीक है? तो इसमें पहला ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है? तो अब रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, रिएक्शन क्या आपकी बात क्या कह रही है। तो रिएक्शन देखो कि दी गई है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब भी हम वाटर के साथ में हमेशा कराते हैं तो ये क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो दो तरह से आयंस के फॉर्म में रह सकता है, ठीक है? H+ के फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में इस तरह से रह सकते हैं, या फिर बाईसल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है? इस तरह से भी रह सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2H+ आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ चुके हैं कि ये कैसा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक है? अब देखो क्या है कि एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लीय वर्षा, ठीक है? क्या पूछा जाता है? अम्लीय वर्षा पूछी जाती है, ठीक है? अम्लीय वर्षा जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो जब बारिश होती है तो बारिश यानी कि वाटर की रिएक्शन जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ में क्या है, रिएक्शन करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, ठीक है? तो उससे वो जो है वाटर, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या है, वाटर के साथ में जमीन पे आता है, और जिस जमीन पे ये गिरता है तो उस जमीन को ये क्या कर देता है, बंजर कर देता है, ठीक है? क्या कर देता है? बंजर कर देता है, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अम्लीय वर्षा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में कौन सा संकर आर्बिटल प्रयुक्त होता है, ठीक है? तो यानी कि इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ये बात करा है, किसके बारे में बात करा है? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करा है। तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस, लिखते हैं यहाँ पे, तो माइनस केटायन प्लस एनायन डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसका, सेंट्रल मेटल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आपके पास दिया गया है क्लोरीन है, ठीक है? तो सेंट्रल में क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 3 आपके पास मोनोवैलेंट एटम्स दिए गए हैं। तो मोनोवैलेंट एटम्स हम आपको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है? तो मोनोवैलेंट एटम्स यहाँ पे देखो कितना दिया गया है, 3 आपके पास है, ठीक है? और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर आपको कितना मिलेगा, 5 मिलने वाला है, ठीक है? अब जब भी स्टेरिक फैक्टर जब कितना मिलता है, 5 मिलता है हमें, तो स्टेरिक फैक्टर जब 5 मिलता है तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो तुम्हारा कौन सा हो जाता है, sp3d हो जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो इसकी ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा स्ट्रक्चर। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 5 वैल्यू आ रही है, स्टेरिक फैक्टर आपके पास 5 है, तो 5 जब आता है तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। अब देखिए बचा 2 आपके पास, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हमने हाइब्रिडाइजेशन जान लिया, इसका क्या है, sp3d है, तो इसका मतलब इसमें आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, sp3d, ठीक है? अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये भी हमने जान लिया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर तुम्हारा दिया गया है, स्ट्रक्चर क्या है जो अभी मैंने बताया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरह से ये बनता है, ठीक है? ये एक लोब हो गया और एक लोब ये हो गया, ठीक है? इस तरह से डॉट 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 करके यहाँ पे इस तरह से हम बना देंगे, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्राइगोन हो गया, और इस तरह से एक पिरामिड यहाँ पे बना देंगे इस तरह से। तो एक पिरामिड ये हो गया, इस तरह से ये एक नीचे पिरामिड, और इस तरह से यहाँ पे एक, इस तरह से ये पिरामिड हो गया, ठीक है? अब देखो ये इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है एक्चुअल में, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये स्ट्रक्चर जो है कैसा बन रहा है, टी से बन रहा है, ठीक है? कैसा बन रहा है इसका शेप की अगर हम बात करें तो कैसा शेप है, टी शेप्ड है, ये टी शेप्ड है, ओके? और इसका बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से रिपल्सन थोड़ा सा जनरेट होता है, ठीक है? अब देखो इस ये 120 डिग्री का, ये 120, वैसे नॉर्मली क्या होता है 120 डिग्री होता है, यानी कि 120 होता है, तो ये भी क्या है 120 डिग्री से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है? चलिए हम इस वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस वाले स्ट्रक्चर के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है ये कि रेड लाइन्स आउटलाइन अ
बाई पिरामिडल ब्लैक लाइन सो द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक लाइन कह रहा है, ब्लैक लाइंस जो हैं, ये काली जो लाइंस बनी हुई है ब्लैक, वो आपके इलेक्ट्रॉन स्पेस को बता रही हैं, और जबकि रेड लाइन जो है वो किसके बारे में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के बारे में बता रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो ये देखो ये ट्राइगोन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्राइगोन बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइगोन बन गया। अब पिरामिड यहाँ पे जैसे दो पिरामिड की बात करें, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ट्राइगोन तो ये आपको पता चल गया, बाई पिरामिडल कैसे होगा, ये देखो इस तरह से डॉट डॉट, ये जो फ्लोरीन है इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से डॉट डॉट करके लेके जाते हैं, एक क्या है पिरामिड, ये बन गया। अब ऐसे ही इस वाले फ्लोरीन के साथ में क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे डॉट 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 करके इसको एक ये, तो एक ये देखो पिरामिड के जैसा बन गया, यानी कि दो आपके पास पिरामिड बन चुके हैं। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बाई पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास है, दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई है, सेल का दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई है, ये मतलब पूछ रहा है, ठीक है। मतलब आई यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है शून्य है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, शून्य है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये एक 2 ओम दिया गया है, यहाँ पे 2 ओम दिया गया है। तो ये जो आपका परिपथ दिया गया है, ये कैसा परिपथ है, ये समांतर क्रम का परिपथ दिया गया है, ठीक है। और ये जो समांतर क्रम का जो परिपथ है, इस 2 ओम के साथ में क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, ठीक है। कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका दिया गया है, ये जो समांतर क्रम का परिपथ जो आपके पास दिया गया है, इसका हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आएगी आर की वैल्यू। तो ये तुम्हारा समांतर क्रम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे r इक्वल टू हम इस तरह से लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आपको 1 ओम मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ ये जो वैल्यू आपको मिली वो कितनी मिल गई, 1 ओम। तो अब देखो ये जो 2 ओम है और ये जो 1 ओम है आपके पास, ये दोनों ही क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का भी हम फार्मूला लगा करके यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं उसको हम आगे। तो देखो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है आर इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये R1 जैसे मान लेते हैं कि 1 है आपके पास, और R2 क्या है, 2 है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी आर की वो कितनी आ जाएगी, 3 ओम आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे 3 दी गई। अब देखो यहाँ पे ये जो दिया गया है 6 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज आपका कितना दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है। और आई तो आपको निकालना ही निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, और 3 × 3 एंड 3 × 2 6 हो जाए। तो आई इक्वल टू ये कितना आपको मिल जाएगा 2 एम्पियर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 एम्पियर आपका आंसर आ रहा है। तो अब देखते हैं कौन सा आपका इसमें ऑप्शन सही होगा। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो रहा है, तीसरा आपके पास ऑप्शन ये सही हो रहा है, 2 एम्पियर, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, सदैव आभासी होगा, ठीक है। कैसा होगा, सदैव आभासी होगा। तो ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है, ये भी एक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देखो ये कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, आभासी बन रहा है, ठीक है, आभासी बन रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, अच्छे से इसको समझना है थोड़ा सा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वो है एक बल F बराबर 5I + 3J न्यूटन, यानी कि इतने का यहाँ पे बल लगाया जाता है, ठीक है। एक वस्तु को 2I - J मीटर विस्थापित कर देता है। इतने मीटर क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, और इतना बल लगा रहा है, इतना बल लगा करके इतना विस्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पे कार्य बताना है, यानी कि W आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम इसको देख लेते हैं क्या इसमें है। तो f की वैल्यू जो दी गई है, तो वो f की वैल्यू कितनी दी गई है, f की वैल्यू दी गई है, हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लेते हैं। f की वैल्यू आपको दी गई है। f की वैल्यू क्या करते हैं, लिख करके डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि टाइम भी कम लगेगा उसमें, और हमारा जो है इतना स्क्रीन भी, चलिए ठीक है। हम फार्मूला क्या होता है, W = होता है F × D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू आपके पास दी गई है 5I + 3J, और उसके बाद फिर देखो ये इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है,
डी किया यानी कि विस्थापन की 2i और उसके बाद फिर माइनस कितना है जे है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 टू जा कितना हो जाएगा 10i हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है कि 5 का जे से उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि जे जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे 2 बार आई लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है आई है और यहाँ पर भी क्या है आई है, ठीक है। यहाँ पर 5 की जो है वो 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसे, जे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5i जे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस हो जाएगा, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3j को मल्टीप्लाई करेंगे 2i से, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6i जे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या है कि यहाँ पे 3j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3j इंटू जे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि ये जो आई और यहाँ पे आई जे लिखा हुआ है, तो ये जो सेम होता है जब फैक्टर, तो उसके लिए वैल्यू जो है वो हम जैसे मान लीजिए आई इंटू आई लिखा हुआ है तो इसके लिए 1 आएगा, ठीक है। अगर जे और जे भी दिया हुआ है तो इसके लिए भी हम 1 लिखते हैं। अगर तुम्हारे पास जे हो गया उसके बाद फिर जैसे मान लो के और के भी अगर दिया हुआ है तो उसके लिए भी हम 1 लिखते हैं। लेकिन अगर ऑड है, ये तो इवन हो गया, ये तो इवन की बात हो गई। अगर ऑड है जैसे मान लीजिए आई है और तुम्हारे पास क्या है जे है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इवन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखें तो इसका मतलब 10 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ऑड है आई जे है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे आई जे यहाँ पर भी दिया है 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो जे दिया हुआ है तो यानी कि इसका 3 आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना बचेगा यहाँ पे 7 आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा 7 जूल मिल जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 7 जूल ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपका दिया गया है सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है तो इसमें हम देख लेते हैं। तो पहले दिया गया है बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, बधिर बच्चों को माइक्रोफोन से पढ़ाना। दूसरा है प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया गया बेहतर समझ के लिए पाठ को हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन करना, ठीक है। तो इसमें देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य है वो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण करना और उन्हें प्रतिपुष्टि देना होता है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1.5 ओम एंड 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, समांतर और श्रेणी क्रम वाले क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। श्रेणी क्रम में आपके क्या है जोड़े गए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध आर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो समान श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 1.5 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी गई है 0.05 दी गई है। उसके बाद फिर प्लस R3 की वैल्यू हो जाएगी 0.25 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू जो है आपको कितनी मिलेगी 1.80 ओम मिलेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा आपके पास सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1.80 ओम हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है, तो इनके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ये कह रहा है कि मतलब एक व्यक्ति है उसके लाल रुधिराणुओं में आरबीसी में ए और बी जो है वो दोनों ही एंटीजन हैं, तो इनके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी। तो कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं, इसमें आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हुआ, तीसरा आपका ऑप्शन सही हुआ है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक ये चार्ट दिया गया है, तो ये चार्ट दिया गया है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल टाइप है, ये टाइप ए है, ये बी है, ये ए बी है और ये आपके पास कौन सा है ओ ग्रुप का है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है आपको जो है लाल रुधिराणुओं में ए और बी कह रहा है, ए और बी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कि लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन दिए गए हैं, तो आपको एंटीबॉडी बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है इसमें हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझना क्या है, देखिए ये रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल में क्या दिया गया है, एंटीजन दिया गया है। तो एंटीजन 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 ए बी है। तो एंटीबॉडी देखिए इसमें क्या है, कोई भी नहीं है, ठीक है। एंटीजन यहाँ पे कौन सा है, ए और बी होता है, ठीक है। ए बी में लाल रुधिराणुओं में यानी कि रेड ब्लड सेल टाइप में जब क्या है एंटीजन कह रहा है ए और बी दोनों दिया गया है, तो यहाँ पे जो है एंटीबॉडी तुम्हारा कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा एंटीबॉडी। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक बार हम जनरल ऐसे समझ लेते हैं। अगर तुम्हारे पास रेड ब्लड सेल टाइप है, आरबीसी है, अगर उसमें ए ब्लड ग्रुप का टाइप है, तो उसमें जो है एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन अगर ए होगा तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है। और एंटीजन जो है ये कहाँ पे होता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर 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 आपके पास एंटीजन रेड ब्लड सेल में एंटीजन आपके पास बी है, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा। लेकिन अगर आपके पास रेड ब्लड सेल में एंटीजन ए बी है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा प्लाज्मा में, ठीक है। अगर आपके पास जैसे रेड ब्लड सेल में एंटीजन कोई भी नहीं है, एंटीजन कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही होंगे, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर ठीक है, हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया वृक्ति संवहन कहते हैं, लसिका संवहन कहेंगे। तीसरा दिया गया है यकृति संवहन। चौथा आपके पास दिया गया है निवाहिका संवहन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लसिका संवहन आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे फिगर दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं। नारियल के रेशे किस भाग में पाए जाते हैं, बाह्य फल भित्ति में पाए जाते हैं, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया अंतः फल भित्ति में पाए जाते हैं, चौथा आपका ऑप्शन दिया गया मध्य फल भित्ति में पाए जाते हैं, या फिर चौथा आपके पास ऑप्शन है बीज कवच में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको जो है फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। तो वैसे तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी हम बताते हैं क्यों सही होगा। पहला ऑप्शन बाह्य फल भित्ति यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखो ये आपके पास है एक्सोकार्प होती है, ठीक है। एक्सोकार्प ये जो है बाहरी जो लेयर होती है कौन सी होती है, एक्सोकार्प होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, थिन आउटर मोस्ट स्किन ऑफ द ड्रूप। देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, ये एक्सोकार्प है और ये कैसी होती है, थिन होती है लेयर, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मीजोकार्प आती है। मीजोकार्प जो रेशे की यहाँ पे बात की जा रही है, वो रेशे यहाँ से आपको मिलते हैं, मीजोकार्प से मिलते हैं, ठीक है। फाइब्रस हस्क जिसको बोलते हैं, ये कैसा फाइब्रस हस्क होता है, यानी कि रेशेदार होता है। तो यहीं से आपको क्या है, रेशा मिलता है। यहाँ इस वाले ये जो पोर्शन आपका दिया गया है इतना, यहाँ ये जो पोर्शन दिया गया है यहाँ से आपको रेशा मिलता है, ठीक है। इस वाले पोर्शन से आपको क्या है, रेशा प्राप्त होता है, यानी कि फाइब्रस हस्क प्राप्त होता है। उसके बाद फिर आते हैं इंडोकार्प आता है। तो इंडोकार्प में क्या है कि ये जो है, ये जो लेयर आपकी दिखाई दे रही है, ये लेयर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। और ये करीब करीब 4 mm थिक होती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, 4 mm थिक भी होती है। उसके बाद फिर देखिए क्या है, टेस्टा आता है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा आता है, टेस्टा लेयर आती है, सीड कोट होता है ये जो अंदर की लेयर होती है इसको सीड कोट बोलते हैं, टेस्टा इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है मीट आता है, ठीक है। ये कैसा पोर्शन होता है, ये व्हाइट पोर्शन होता है, और ये एडिबल पोर्शन होता है, इसी को क्या है, खाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है इसको हम इंडोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसको खाया भी जाता है, ठीक है। और अंदर जो है इसके क्या भरा होता है, ये वाटर भरा होता है। क्या होता है अंदर इसके, वाटर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से समझ चुके होंगे, तो इसके बारे में हमने जान लिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हमने बता दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बाह्य फल भित्ति होगा, ठीक है। तो अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, कह रहा है कि एक ऐसा पौधा है जिसमें बीजाणु तो बनते हैं, संवहन ऊतक भी होता है, परंतु पुष्प व बीज नहीं होते हैं। पुष्प एक, इसको डॉट कर लेना है, परंतु पुष्प व बीज नहीं होते, किस समूह से वर्णित करेंगे। देखिए जहां पर भी पुष्प और बीज नहीं बनते हैं वो हमेशा जो है
वो जो है हमेशा हो वो टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पुष्प और बीज नहीं बनते हैं वो कहाँ से बिलोंग करता है? टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। लेकिन जहाँ पर पुष्प और बीज दोनों ही बनते हैं वो कहाँ से बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हमको दिखाई पड़ते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म के होते हैं। ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइटा में एग्जाम्पल जो है ये जो हमने यहाँ पे पिक्चर डाल रखी है ये किसकी है? फर्न की है। ठीक है, किसकी है? ये फर्न की है। तो इसका ये टेरिडोफाइटा का ये एग्जाम्पल है, फर्न हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं टेरिडोफाइटा का, जैसे एजोला जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एजोला। एक और हम आपको ऑप्शन दे, एक और हम वो बता देते हैं एग्जाम्पल आपको, मार्सेलिया। मार्सेलिया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन से हैं? ठीक है, कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ठीक है, जो आणविक नाइट्रोजन होती है, आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में बदलने के लिए कौन से एंजाइम्स उत्तरदायी हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? पहला दिया गया है नाइट्राइट रिडक्टेज है, दूसरा आपके पास नाइट्रेट रिडक्टेज है, चौथा नाइट्रोजिनेज एंजाइम दिया गया है, चौथा आपका दिया गया है ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि ऊपर के सभी। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो फलीदार पौधे होते हैं तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इनकी जो जड़ होती है तो उसमें क्या होते हैं? लेग्यूम्स, इसमें क्या होते हैं? नोड पाए जाते हैं, नोड या फिर मतलब बड भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे बड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद वहाँ पे ये जो है तुम्हारे क्या होते हैं कि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे आपके पास लेग्यूम एग्जांपल जो है, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके लेग्यूम्स होते हैं, यानी कि दालें जितनी भी होती हैं, दालों से संबंधित जितने भी हैं वो सभी के सभी इसी में आते हैं, लेग्यूम्स में आते हैं। जैसे आपका मटर हो गया है, जैसे मूंगफली हो गया। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से, ये देखो मूंगफली है, मूंगफली जो है ज़मीन में ही आपकी मतलब बैठती है। तो ये आपका जो है दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।